नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड सैम्पलिंग मेथड। थर्ड मेथड जो हमारा उसको हम कहेंगे मिक्स्ड सैम्पलिंग मेथड। मिक्स्ड सैम्पलिंग क्या होती है? इसको हम स्ट्रैटिफाइड भी बोलते हैं और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग भी इसको कहा जाता है। मिक्स सैम्पलिंग में क्या होता है कि सबसे पहले हमारी जितनी भी हमारी आइटम्स हैं सबको पहले कुछ आइटम्स को क्लासीफाई कर दिया जाता है, पहले कुछ ग्रुप्स में बढ़ जाता है, फिर उसके बाद उनमें से क्या किया जाता है, एक सैंपल चूज किया जाता है। दो सैंपल हो गए हमारे। फिर अब इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से क्या करेंगे, इसको एग्जामिन करेंगे, फिर उस रिजल्ट को इन चारों पर लागू कर देंगे, फिर इसको अच्छे से एग्जामिन करेंगे, फिर वो इनके ऊपर लागू कर देते हैं। तो यानी कि पहले पूरे डेटा को कुछ ग्रुप्स में बांट दिया जाता है हमारी अकॉर्डिंग टू, मतलब उनकी कुछ फीचर्स, मेन ये बात की जाती है अकॉर्डिंग टू फीचर्स। हम देखते हैं उनकी फीचर्स और फीचर्स के अकॉर्डिंग कुछ ग्रुप्स बनाए जाएंगे, फिर उस ग्रुप्स में से कुछ सैंपल चूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर हो गया ना मिक्स सैम्पलिंग। तो आप पहले अलग से दो ग्रुप बनाएंगे, फिर एक एक सैंपल चूज़ करेंगे, फिर उस सैंपल के बेस पे पूरी पॉपुलेशन को जजमेंट करते हैं। तो ये होता है हमारा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग या मिक्स्ड सैम्पलिंग मेथड। अब इस मेथड के भी क्या हैं, कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं। पहले बात करते हैं इसके मेरिट्स की, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो ये क्या करता है, मोर फीचर्स कवर्ड बाय दिस मेथड। ये क्या करता है, ये मेथड एक साथ कई सारी फीचर्स को कवर करता है। यानी कि देखो अलग अलग फीचर्स के मैंने ग्रुप बनाए थे, तो इसमें एक साथ कई फीचर्स के ग्रुप बनाए जाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सैंपल चूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या रहा, हमारे पास एक ऐसी पॉइंट है जहाँ पर हम क्या करते हैं, अलग अलग फीचर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका बेनिफिट ये मिला हमें कि आप एक साथ कई फीचर्स के ग्रुप बनाएंगे, फिर जाके इस मेथड का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डाइवर्स फीचर्स के लिए जो पॉपुलेशन है उसके अंदर कंपैरिजन करना काफ़ी आसान करता है। कंपैरेटिव लुक, देखिए अभी आपको मैंने बताया था पूरी पॉपुलेशन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फिर उस पार्ट में से सैंपल चूज़ किया गया। तो अगर दोनों ग्रुप बनाए गए हैं, दोनों को हम स्टडी कर रहे हैं, तो हम दोनों ग्रुप्स को क्या कर सकते हैं, कंपैरेटिव भी कर सकते हैं। कंपैरेटिव लुक हमें मिल जाती है कि दोनों सैंपल्स में, दोनों पॉपुलेशन में क्या डिफरेंस रहेंगे, क्या उनके अंदर डिफरेंसेस हैं। और ये था हमारा सेकेंड पॉइंट। तीसरा है हमारा, वो है हमारा लास्ट पॉइंट कि इस मेथड का क्या है, इस मेथड में जो रिजल्ट्स हैं काफ़ी मीनिंगफुल होता है, मीनिंगफुल रिजल्ट्स। यानी कि आप जो भी रिजल्ट आपके निकलेंगे वो क्या होंगे, काफ़ी मीनिंगफुल होंगे, और जो भी आप काम करेंगे उसका जो आंसर्स होंगे आपके पास मिलेंगे वो काफ़ी फ़ायदेमंद है आपके लिए और बहुत अच्छे मेथड है ये। इसमें ज़्यादा कोई कमी है नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया है, दो मेथड को मिक्स करके ये मेथड बनाया गया है अकॉर्डिंग टू, मतलब इसमें सैंपल जो लिए जाते हैं वो क्या होते हैं, क्लासीफाइड कर दिए जाते हैं। बट फिर भी अगर एक दो कमी इनमें है तो वो ये हैं, क्योंकि पहले इनको फीचर्स में बांटना पड़ता है, तो एक स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है कि हमें कैसे फीचर्स वाइज उनको क्लासीफाइज करना है। और इसमें पर्सनल ब्यास भी हो सकता है कि कौन से आइटम को कौन से ग्रुप में रखा जाए। तो कुछ कमियां हैं छोटी मोटी, वो भी यहाँ हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर्थ, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। हाँ जी, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होती है। अब देखो यहाँ पर नाम ही से पता चल रहा है आपको कि हर चीज़ क्या होगी, सिस्टम से होती है। आपने एक चीज़ देखी होगी A to Z। हम अपनी सीरीज़ को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। कैसे, A to Z। अगर मान लो 1 2 3 4 दिए हुए हैं तो इनको करेंगे नंबर वाइज, नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। पहले हम क्या बना लेंगे, उनको सीरीज में अरेंज कर लेते हैं, फिर उसके बाद रैंडमली एक क्या कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं। तो उसे बोलते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ये भी क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लो, ज्योग्राफिकली अरेंज भी कर सकते हो। जैसे ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट तक की सिटीज़ हैं उनको लाइन में लगा लीजिए, या नॉर्थ टू साउथ तक की आप क्या कर लीजिए, एक सीक्वेंस तैयार कर लीजिए। मतलब क्या होगा, कुछ ना कुछ सिस्टम
सिस्टम बनाना पड़ेगा आपको। पहले या तो A to Z कर लो, न्यूमेरिकल वाइज कर लो, नंबर वाइज लगा दो, नॉर्थ टू साउथ मतलब ज्योग्राफिकल वाइज कर लीजिए, किसी भी तरह आप क्या करें पहले डेटा को अरेंज कर लीजिए। ठीक है, जैसे डेटा अरेंज हो जाता है उसके बाद आप आइटम को चूज़ कर लीजिए। 15वीं आइटम चूज़ कर लो, 18वीं आइटम चूज़ कर लो, 19वीं आइटम चूज़ कर लो, तो ऐसे आप कोई भी आइटम चूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने सिस्टमली आइटम चूज़ कर ली 15th आइटम ऑफ द पॉपुलेशन, तो अब नॉर्थ से साउथ वाइज लगा ली, फिर 15वीं आइटम मैंने चूज़ कर ली और वही हमारा क्या हो जाएगा, सैंपल हो जाएगा। उसी बेस पर हम क्या निकालेंगे, सारे रिजल्ट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा बहुत ही आसान सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो इसमें क्या होता है, डेटा को पहले अल्फ़ाबेटिकली या न्यूमेरिकली अरेंज कर लिया जाता है, उसके बाद उसको एक नंबर दे करके हम क्या कर सकते हैं, रैंडमली एक वर्ड चूज कर सकते हैं, उनमें से कोई एक नंबर लगा करके हम वो सैंपल के रूप में से चुन सकते हैं। बात करें इसकी मेरिट्स की, तो इस मेथड के फ़ायदे क्या हैं। पहला तो यही है कि ये मेथड काफ़ी सिंपल है, आपने देखा भी इसको यूज़ करना कितना आसान है। आपके पास जितना भी डेटा है उसको न्यूमेरिकली या अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लीजिए, अरेंज होते ही हम क्या कर सकते हैं, सैंपल चूज़ कर सकते हैं। तो ये मेथड बहुत ही सिंपल है। और दूसरा यहाँ पर नॉट पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बियास, पक्षपात नहीं हो सकता भाई, पर्सनल बियास नहीं हो सकता। क्यों नहीं पॉसिबल है यहाँ पर, क्योंकि ये मेथड क्या है, काफ़ी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है, सारे काम सिस्टम से हो रहे हैं। आपने जो सीक्वेंस अरेंज किया है उसमें आपने अपने व्यक्ति को अपने नंबर नहीं दिए हैं, ये उनको पहले ही अलॉट हो चुके हैं। तो मैंने थर्ड आइटम चूज़ करी है तो ये तो भाई रैंडमली चूज़ हुई है, मैंने यहाँ पर पर्सनल बियास नहीं है, यहाँ पर कोई भी पक्षपात नहीं हुआ है, हमने कोई पक्षपात नहीं किया है, बिना पक्षपात के यहाँ पर बिल्कुल फेयर डिसीजन हुआ है कि उस आइटम को चुना गया है, तो यहाँ पक्षपात होने की कोई संभावना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके डीमेरिट्स, कुछ कमियां भी हैं इस मेथड की। क्या कमी है इसमें, नॉट गेट इक्वल चांस, नॉट गेट इक्वल चांस, हर आइटम को बराबर का मौका नहीं मिलता है। मैंने बोला सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, तो यहाँ पे मैंने 13th आइटम बोल दी, अब 1 2 3 13 लगाई गई, पहले अरेंज की गई है उनको, अब उसमें 13वां नंबर जो आ गया वो आ गया, जिसका एक नंबर था, जिसने सबसे पहले की पहल क्षमता दिखाई उसका तो कोई नंबर ही नहीं आया। तो मतलब हर आइटम को क्या नहीं मिला, इक्वल चांस नहीं मिला कि उसे सिलेक्ट किया जा सके। तो नॉट गेट इक्वल चांस टू ऑल आइटम्स, तो ये सबसे बड़ी कमी है इसकी कि सब आइटम्स को क्या नहीं मिलता, इक्वल चांस नहीं मिलता कि उन्हें सिलेक्ट किया जा सके। और दूसरी इसकी कमी क्या रहती है, ये मेथड क्या है, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज़ किया जाता है, स्पेशल पर्पस, कुछ स्पेशल काम है, कुछ स्पेशल पर्पस है, केवल वहीं पर इनका यूज़ किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि आपको हर आइटम क्या होती है एक दूसरे की बिल्कुल मिलती जुलती होती हैं, वहाँ पर ये मेथड बहुत बहुत कम यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, पार्शलिटी होती है, पक्षपात होता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, कुछ स्पेशल पर्पज़ के लिए ही आप ये मेथड क्या कर सकते हो, चूज़ कर सकते हैं। तो सैम्पलिंग का ये मेथड क्या होता है, कहीं कहीं पर ही चलता है, तो इसके ये मेरिट हो गए कि काफ़ी सिंपल मेथड है और इसमें पर्सनल बियास नहीं हो सकता, थोड़ा पक्षपात अगर होता है तो वो स्पेशल पर्पस के लिए ही होता है और सबको बराबर का मौका नहीं मिलता है सिलेक्ट करने का, सबको इक्वल चांस नहीं मिलता है। तो ये है हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर 5, वो है हमारा कोटा सैम्पलिंग। हाँ जी, कोटा वर्ड आपने सबने सुना होगा, अगर कोई चीज़ रिजर्व कर दी जाए, रिजर्व कर दी जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, कोटा सैम्पलिंग भी उसे कहा जाता है। कोटा सैम्पलिंग में हर चीज़ रिजर्व होती है, यानी कि अगर मैं ये बोल दूं कि आइटम है कुछ पॉपुलेशन की, ठीक है, उसमें से कुछ आइटम्स हैं, बट क्या हुआ, कुछ आइटम्स पोर्शन बना दिया, सिर्फ इन्हीं को ही चांस नहीं मिलेगा, सिर्फ इनको ही चांस मिलेगा कि सिलेक्ट हो सकती हैं ये, तो कुछ आइटम सिलेक्ट कर ली गई, उन्हें क्या कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया, तो उन्हें बोलते हैं कोटा सैम्पलिंग। तो कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है कि आपको क्या करना होता है, पहले ग्रुप बनाए जाते हैं। देखो मैंने अभी आपको बोला ग्रुप बनाए गए और ग्रुप में से कुछ स्पेशल आइटम्स को क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, तब जाके हमें क्या मिलती है, एक सैंपल मिलता है और फिर उस सैंपल का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपना जितना भी जो इन्वेस्टिगेशन हमने करनी है वो हम इजीली कर सकते हैं। तो कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है, ये काफ़ी मतलब सिंपल है। तो ये क्या है,
बहुत ही सिंपल है, मैं इसको लिख सकता हूँ वेरी सिंपल मेथड है ये हमारा, ठीक है। और लेस एक्सपेंसिव भी है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता इसमें, क्योंकि हम क्या कर लेते हैं पहले ही ग्रुप बना लेते हैं, तो ये ज़्यादा खर्चीला नहीं है, काफ़ी सिंपल मेथड है और काफ़ी रिलायबल भी है, ज़्यादा लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं। और एवरी आइटम गेट फेयर चांस टू सिलेक्ट, हर आइटम को क्या मिलता है, बराबर का मौका मिलता है कि उसे क्या किया जा सके, सिलेक्ट किया जा सके। तो कोटा असेंबलिंग में क्या होता है, रिजर्व कहता है, पहले ग्रुप्स बनेंगे, ग्रुप बनने के बाद उसमें से आइटम चूज़ की जाएगी, फिर उसे क्या किया जाता है, सैम्पल के रूप में चूज़ करके उसका यूज़ किया जाता है। तो ये काफ़ी मेथड क्या है, सिंपल है, इसमें हर आइटम को क्या मिलता है, इक्वल चांस मिलता है सिलेक्ट होने का, तो इसीलिए यहाँ पर पक्षपात भी नहीं हो सकता है। तो इसे बोलेंगे हम कोटा सैम्पलिंग। नेक्स्ट है हमारा कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ये बहुत ईजी है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, हाँ जी, ये मेथड क्या है, कन्वीनियंस, जो भी इन्वेस्टिगेटर जो होता है हमारा, उसके अकॉर्डिंग जो वो सोचता है, जैसा वो सोचता है, जो उसको अपने हिसाब से सही लगता है, उसी हिसाब से वो क्या करता है, सैंपल चूज़ कर लेता है। और इन्वेस्टिगेटर के अकॉर्डिंग जो सैंपल चूज़ हुआ है उसी के अकॉर्डिंग सारे डिसीजन लिए जाएंगे। ये मेथड क्या है, आप देख ही रहे हो, क्योंकि इसकी चल रही है, इन्वेस्टिगेटर की चल रही है, वो अपने हिसाब से सैंपल चूज़ कर रहा है, अपने हिसाब से कंक्लूजन निकाल रहा है। तो ये मेथड क्या है, काफ़ी टिपिकल है और इसको भी यूज़ बहुत कम होने लगे हैं। बट ये तो एक तानाशाही हो गई, अपनी मर्जी से सैंपल चूज़ करना, अपनी मर्जी से इन्फॉर्मेशन निकालना, इसीलिए इसमें कुछ कमियां पाई गई। बट एक बात है, ये मेथड क्या है, काफ़ी सिंपल तो है ही, और साथ में ये क्या है, लेस एक्सपेंसिव भी है, ठीक है। ये दो तो इसके फ़ायदे हुए, बट इसके ऊपर लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अनसाइंटिफिक है, अनसाइंटिफिक मेथड है। देखो, एक इंसान है, वो अपने हिसाब से सारी आइटम्स कलेक्ट कर रहा है, अपने हिसाब से सैंपल चूज़ कर रहा है, तो ऐसे केस में क्या रहेगा, कहीं ना कहीं रिजल्ट्स होंगे, कंक्लूजन्स होंगे, वो सही नहीं हो सकते, इसीलिए इसे अनसाइंटिफिक मेथड कहा जाता है। जब ये मेथड ही अनसाइंटिफिक है तो ये अनरिलायबल भी है। अनरिलायबल का मतलब होता है इस पर लोग ट्रस्ट ईजिली नहीं करते हैं, क्योंकि ये मेथड सही नहीं लगता, क्योंकि इसमें क्या हुआ, जैसा एग्जामिनर चाहता है, जैसा उसको हिसाब सही लगता है, उसी हिसाब से उसने सैंपल चूज़ किया है, इसीलिए ये मेथड अनसाइंटिफिक के साथ साथ क्या है, अनरिलायबल भी होता है। तो ये थे हमारे सैम्पलिंग के कुछ मेथड्स, जिसके ज़रिए क्या किया जाता है, सैम्पलिंग मेथड को कंप्लीट डन किया जाता है। सैम्पलिंग मेथड अब मेरे ख्याल से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है, कुछ आइटम्स होती हैं, पॉपुलेशन होती है, और उस पॉपुलेशन में से एक या दो आइटम को चूज़ किया जाता है, उसे अच्छे से एग्जामिन किया जाता है, उसके बाद जाकर के कुछ रिजल्ट्स, कंक्लूजन्स निकाले जाते हैं, और वही सभी पॉपुलेशन पर एप्लीकेबल हो जाते हैं। और अगला पॉइंट है हमारा, वो है रिलायबिलिटी ऑफ अ सैम्पलिंग ऑफ डाटा। रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डाटा। ध्यान दें सभी, जब हमें सैंपल चूज़ करना होता है, सैंपल चूज़ करके हम जब कभी भी रिलायबिलिटी उसकी जरूर चेक करते हैं, तब हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, वो है नंबर 1, साइज ऑफ सैंपल। सबसे पहले हम देखते हैं रिलायबिलिटी ऑफ द सैम्पलिंग, ये किस पे डिपेंड करता है, हमारे साइज़ ऑफ सैंपल पे। अब आपने जो सैंपल चूज़ किया है उसका साइज़ छोटा है, बहुत बड़ा सैंपल ले लिया आपने, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर बात करें सैंपल की, अगर छोटा सैंपल है, छोटी पॉपुलेशन उठाया है आपने, तो क्या करोगे आप, इजीली ट्रस्ट करते हो, उस पर रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। और बहुत बड़ा सैंपल उठा लिया है तब उसकी रिलायबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो पूरी पॉपुलेशन को ध्यान देने वाली बात ये है। देखो, एक बात है, सिंपल सी एग्जाम्पल है हमारे पास, ये है हमारी पॉपुलेशन का अगर आप इतना सा हिस्सा लेके, सैंपल में आपने इतना हिस्सा लिया और पूरी पॉपुलेशन को डिफाइन कर रहे हो, तो इसमें रिलायबिलिटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाती है।
और अगर आप जितना बड़ा सैंपल लोगे और उसका कंक्लूजन निकाल के पूरी पॉपुलेशन पे करोगे अप्लाई, तो नॉर्मल सी बात है मोर रिलायबल वो रहेगा। ज़्यादा विश्वास लोग तब करेंगे ना जब उसको ये लगेगा कि उसने अच्छे से एग्जामिन किया है। तो जितना ज़्यादा एग्जामिन करोगे उतना ज़्यादा रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, और कम स्टडी करोगे तो रिलायबिलिटी कम हो जाती है। तो ये होता है हमारा साइज ऑफ सैम्पलिंग। दूसरा हमारा जो है वो है मेथड ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के लिए आप कौन सा मेथड चूज़ करते हो, उससे भी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आपको बात करें लॉटरी मेथड की, वहाँ पे पर्सनल ब्याज था ही नहीं, आप रैंडमली कोई चूज़ कर सकते हो, तो ऐसे मेथड में रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। तो लॉटरी मेथड को चूज़ करना बहुत आसान होता है, और जो पर्सनली जो खुद अपने कन्वीनियंस के बेस पर सैम्पलिंग करते हैं वो खुद मेथड चूज़ करते हैं, तो वो मेथड सही नहीं होता है, क्योंकि उस मेथड में क्या होता है पर्सनल ब्याज बहुत बढ़ जाता है। तो जिस भी मेथड में पक्षपात होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं उसकी रिलायबिलिटी कम होती हैं, और जो मेथड काफ़ी फेयरली चांस देता है, सबको बराबर का मौका देता है, उसको हम क्या मानते हैं, द बेस्ट मानते हैं, और उसमें रिलायबिलिटी भी बढ़ जाती है। हर कोई लोग उस पर ट्रस्ट भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बियास्ड ऑफ इन्यूमरेटर्स। हाँ जी, इन्यूमरेटर कौन होते हैं, जो डेटा को कलेक्ट करते हैं, जो डेटा कलेक्ट करके सैंपल हमारे लिए जो चूज़ करके लेकर के आते हैं, वहाँ पर अगर पक्षपात हुआ तो आपकी रिलायबिलिटी कम हो जाती है, और जहाँ पर पक्षपात नहीं होगा वहाँ पर आपकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। ये चीज़ें ध्यान रखना आप सभी, जहाँ पर पक्षपात ज़्यादा वहाँ रिलायबिलिटी कम हो जाती है। तो न्यूमरेटर पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जब वो सैंपल चूज़ करता है तब वो अपनी अगर ब्यास है, अगर वो पक्षपात करता है तो रिलायबिलिटी डाउन चली जाएगी, कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रेनिंग। अगर हम इन्यूमरेटर को क्या दें, टाइम टाइम पर ट्रेनिंग देते रहें कि आपको डेटा कलेक्ट करने के लिए कैसे आप मेथड का यूज़ करें, कौन से मेथड का यूज़ करें, आप कैसे आप अपने आपको बेहतर बना सकते हो। तो अगर हम एक व्यक्ति को अच्छे से ट्रेन कर दें, उसको एक अच्छी नॉलेज दे देते हैं, तब जाके हमें ये लग जाता है कि हाँ भाई वो सैंपल अच्छे से चूज़ करेगा, और हमारा जो डेटा होगा उस पर हम क्या करेंगे, ईजिली ट्रस्ट भी कर पाएंगे। तो फाइनली आज हमारा ये लास्ट टॉपिक है, और हम इसको अच्छे से जान लेते हैं। पहले क्या, रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग ऑफ डाटा, यानी कि किस डाटा पर हमें विश्वास ज़्यादा होगा, वो जो साइज़ में क्या होगा, बड़ा होना चाहिए, छोटे पर कम विश्वास, ज़्यादा पर ज़्यादा विश्वास। मेथड ऑफ सैम्पलिंग, सैंपल का मेथड चूज़ करते हुए ध्यान रखना चाहिए ऐसा मेथड चूज़ करें जो हर कोई जिस पर ट्रस्ट करे, जिसमें पक्षपात कम से कम हो। तो इन्यूमरेटर जो डेटा कलेक्ट करता है वो बियास्ड ना हो, वही मेथड आपको चूज़ करना चाहिए, और जो हमारा इन्यूमरेटर है उसको समय समय पर ट्रेनिंग दें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हम अपने आप की परफॉर्मेंस दे सकें, और जो रिजल्ट्स हों वो भी द बेस्ट आएँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।